अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना का। मुल्क भर में कोरोना के वार कम होने लगे। वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1,70,656 अफराद से हितियाब हो चुके, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,979 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 50 अफराद जान की बाजी भी हार गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान 1,979 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। कमी आने आ रही है और आए रोज जो है कोरोना के केसेस में जो है खातर ख्वाह कमी देखने में आ रही है। गो कि हम टेस्ट भी कम करें, लेकिन पिछले 24 घंटों में 1,979 जो है नए केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में इस वक्त तक 2,05,604 कोरोना के मुसद्दका केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क भर में सब भी जो एक्टिव केसेस की तादाद है उसमें भी कमी जारी है और 70,628 अब तक जो है एक्टिव केसेस हैं। और मुल्क भर में इस वक्त तक 1,70,656 जो मरीज हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं, रूबा सेहत होकर घरों को लौट चुके हैं। इसी तरह अगर देखा जाए अमवात के हवाले से तो 24 घंटों में पिछले 50 अमवात हो चुकी हैं, कि जो कि इससे पिछले दिनों की निस्बत से 29 के जो अमवात कम हुई हैं। उससे पिछले जो है 89 अमवात हुई, जिसके बाद आज पिछले 24 घंटों में 50 नई अमवात हुई हैं। और मुल्क भर में कोरोना वायरस से ताहाल 5,320 मरीज जो है जहां बहाक हो चुके हैं। और सिंध से कोरोना के सबसे ज्यादा जो केसेज मुसद्दका सामने आए हैं, जहां से 1,06,622 तादाद हो चुकी है कोरोना के मरीजों की। और इस तरह पंजाब के हवाले से देखा जाए तो 87,492 जो है मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं पंजाब भर से अब तक। और खैबर पख्तूनख्वा से कोरोना के जो मरीज हैं 30,747 अब तक रिपोर्ट हुए हैं। बलूचिस्तान से 11,192 केसेस मुसद्दका जो है सामने आ चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 1,694 केसेस हैं और आजाद कश्मीर से 1,655 मुसद्दका कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद से भी कोरोना के जो है 94 नए मजीद केसेस सामने आने के बाद अब मजमूई जो तादाद है वो 14,202 तक जा पहुंची है। सिंध में कोरोना के 1,826 जबकि पंजाब में 2,026 मरीज जो हैं जहां बहाक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 1,106, इस्लामाबाद से मजमूई तौर पर 2 नई अमवात होने के बाद 155 अमवात हो चुकी हैं। अब बलूचिस्तान से भी 126 अमवात हो चुके हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से 36 मरीज जो हैं जहां बहाक हो चुके हैं। अब बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोई नई अमवात नहीं हुई, ये पुराने फिगर हैं। उसके साथ साथ आजाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो कोरोना से एक नई अमवात हुई है, जिसके बाद मजमूई जो तादाद है 45 तक जा पहुंची है। आज 24 घंटे में जो टेस्टों की कैपेसिटी थी, जो कि पिछले रोज जो थी 24,000 तक थी, अब जो है पिछले 24 घंटों में 21,020 टेस्ट ही जो किए जा सके हैं। और अब तक जो मजमूई तौर पर जो टेस्टों की तादाद है वो जो 16,06,190 तक जा पहुंची है। में कोरोना के 4,000 मरीज इस वक्त भी ज़ेरे इलाज हैं। और मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए मजमूई तौर पर 1,825 वेंटिलेटर जो है मुख्तस किए गए थे मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिनमें से जो इस वक्त भी 362 मरीज जो है वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी आपका अपडेट करने के लिए। कोरोना हॉटस्पॉट वाले शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। पुलिस इंतजामिया SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक है। शहरियों को एहतियाती तदबीर अपनाकर जल्द वबा से निजात पाने की भी हिदायत की गई है, जबकि सब्जी, फल, गोश्त, दूध, दही की दुकानों, तनूर और मेडिकल स्टोर्स को इजाजत है। 1 से ज्यादा शहरी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद की गई है। कोरोना हॉटस्पॉट वाले शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। पुलिस और इंतजामिया SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक है, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाकर जल्द वबा से निजात पाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। सब्जी, फल, गोश्त, दूध और दही की दुकानों, जबकि तनूर और मेडिकल स्टोर्स को इजाजत होगी। 1 से ज्यादा शहरी के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी आयद है। उधर रहीम यार खान में फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की जिंदगियां दांव पर लग गई। कोरोना ICU में काम करने वाले तिब्बी अमले को नाकिस मास्क फराहम किए जा रहे हैं, जिस पर डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज हैं। रहीम यार खान में फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी फारूक। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले मसीहाओं की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से इन्हें गैर मेयारी और नाकिस क्वालिटी के मास्क मुहैया किए जाने पर इन मसीहाओं में भी कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। गैर मेयारी मास्क के इस्तेमाल के बायस 10 से ज्यादा डॉक्टरों में इस वक्त तक कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है।
مسیحاؤں کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے اب تک تمام ڈاکٹروں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی کٹس تک بھی فراہم نہیں کی گئی۔ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز نے آؤٹ ڈور کے باہر احتجاج کرتے ہوئے فوری طور پر ہاسپٹل انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انہیں کورونا وائرس سے بچانے والا حفاظتی سامان فوری طور پر مہیا کیا جائے تاکہ مزید ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ جی بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ چترال کے علاقے گولین میں ایک بار پھر سیلاب سے تباہی، وادی گولین جانے والی سڑک تباہ ہو گئی، پل کی سائیڈ والی پانی کے ریلے میں بہہ گئی جبکہ آمد و رفت معطل ہو گئی اور ایک گاڑی پانی کی نظر ہو گئی اور متعدد گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ چترال کے علاقے گولین میں ایک بار پھر سیلاب سے تباہی، وادی گولین جانے والی سڑک تباہ ہو گئی، پل کی سائیڈ وال پانی کے ریلے میں بہہ گئی، آمد و رفت معطل، ایک گاڑی پانی کی نظر ہو گئی جبکہ متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ چترال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر آپ کو بتائیں کہ وادی گولین جانے والی سڑک تباہ ہو گئی ہے، ایک بار پھر سیلاب سے تباہی، پل کی سائیڈ وال پانی کے ریلے میں بہہ گئی، آمد و رفت معطل، ایک گاڑی پانی کی نظر، متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ چترال کے علاقے گولین میں ایک بار پھر سیلاب سے تباہی، وادی گولین جانے والی سڑک تباہ ہو گئی، پل کی سائیڈ وال پانی کے ریلے میں بہہ گئی جبکہ آمد و رفت معطل ہے، ایک گاڑی پانی کی نظر ہو گئی اور متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چترال کے علاقے گولین میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچا دی، وادی گولین جانے والی سڑک تباہ ہو چکی ہے اور پل کی سائیڈ وال پانی کے ریلے میں بہہ گئی۔ جیکب آباد کے قریب گاؤں شیران پور میں بیگاری کینال میں شگاف پانی سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصلوں میں داخل ہونے لگا، سینکڑوں ایکڑ دھان کی فصل کو نقصان، شگاف کا پانی تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ جیکب آباد کے قریب گاؤں شیران پور میں بیگاری کینال میں شگاف پڑ گیا، پانی سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصلوں میں داخل ہونے لگا، سینکڑوں ایکڑ دھان کی فصل کو شدید نقصان پہنچا جبکہ شگاف کا پانی تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ ملک میں ساون اپنے پورے جوبن پر ہے، بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی قابل دید ہے، بارشوں نے پیاسی دھرتی کو سیراب کر دیا، ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے گرمی اور حبس کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، ملک میں ساون اپنے جوبن پر ہے، بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی قابل دید ہے، بارشوں نے پیاسی دھرتی کو سیراب کر دیا، ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر صادق آباد میں برقع پوش شخص نے 4 بچوں پر تیزاب پھینک دیا، بچے زخمی حالت میں اسپتال منتقل، ملزم کی ایک بچے کو چھرے سے مارنے کی بھی کوشش، اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ صادق آباد میں برقع پوش شخص نے 4 بچوں پر تیزاب پھینک دیا، مزید جانیں گے آصف ایوان سے۔ آصف، ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ برقع پوش نوجوان جو ہے وہ گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کے اوپر تیزاب پھینک کر فرار ہو رہا تھا کہ اہل علاقہ نے پکڑ لیا ہے۔ اہل علاقہ سے ہمارے ریسکیو 1122 نے بچوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ ایس ایچ او سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف ایک بچے جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے بچوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ ایس ایچ او سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اور بچوں کو طبی امداد جو ہے وہ سول اسپتال صادق آباد میں دی جا رہی ہے۔ جی آصف، برقع پوش شخص کا کیا تعلق ہے بچوں سے؟ کیا یہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ جو اہل علاقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چند دن پہلے بچوں کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، جس کی بنا پر اس شخص نے برقع پہن کر گلی میں آیا اور بچوں پر تیزاب پھینک دیا۔ اور آصف، بچوں کی عمریں کیا ہے؟ جی بچوں کی عمریں مختلف ہیں، 14 سال کا لڑکا ہے، اس سے چھوٹے ہیں، کوئی 9 سال کا ہے، کوئی 6 سال کا ہے اور ایک 4 سال کا بچہ بھی شامل ہے اس میں۔ بہت شکریہ آصف آوان، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک کے معاشی ہب کراچی والوں کی قسمت نہ بدلی، وفاقی وزیر اسد عمر اور گورنر سندھ کی یقین دہانی 24 گھنٹے میں ہی بے اثر ہو گئی کہ الیکٹرک نے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری نہ کیا، رہائشی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا اندیا بھی دے دیا۔ شہر قائد کے رہائشی علاقوں کو بجلی فراہم کرنے والے بنگ قاسم پاور پلانٹ کے ایک یونٹ میں فنی خرابی پیدا ہوئی ہے۔
तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासम के एक यूनिट के बंद होने से शहर में 130 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है, जिसकी वजह से बिजली की कमी को पूरा करने के लिए शहर के कुछ रहायशी इलाकों में महदूद वक्त की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता दिनों इसी मसले पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना भी दिया गया था, जिसमें वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया था, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग से मुतल्लिक शेड्यूल अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेगा। 24 घंटे से ज़ायद दुरानियां गुजरने के बावजूद ताहाल के इलेक्ट्रिक ने अपनी वेबसाइट पर इसी नौइयत का कोई शेड्यूल पोस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा है कि बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग साबित होने पर के इलेक्ट्रिक को सार्फिन के पैसे वापस करने पड़ेंगे। कराची वाले कई घंटों की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस इंतहाई तकलीफ में मुब्तला हैं। वफाकी वज़रा की यकीन दहानी और नेपरा के समात होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों के साथ साथ तलबा को भी ऑनलाइन क्लासेस लेने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल भी मिल गया और गैस की फरामी भी बहाल हो गई, लेकिन शहर कायद में बिजली की बंदिश का सिलसिला खत्म न हुआ। गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, लियारी, श्री जिना कॉलोनी, सदर, बंसोड में बिजली की आंख मचोली जारी, जबकि महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, माड़ीपुर, PSHS समेत दीगर इलाकों में तवील दौरानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। दूसरी जानिब शहरियों को बिजली के बहरान के साथ साथ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं कि बिजली नहीं होती तो पानी की मोटर भी नहीं चलती। लोगों का जीना दुबहाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वालों को शर्म आनी चाहिए ताकि लोगों के साथ इस शदीद गर्मी में कोऑपरेट करें, बल्कि इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। बच्चे पढ़ नहीं सकते, बीमार जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, घरों के अंदर पानी की किल्लत है। इतने घंटों लाइट जाती रहती है, पानी होता है, लाइट होगी तो पानी भी चढ़ाएंगे ना, भर भर के कहाँ से पानी लेके आए। उधर तलबा भी बिजली की बार बार बंदिश से परेशान हैं। कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में मुश्किलात का सामना है। बहुत लोड शेडिंग हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। यकीन करें कि बस रात को भी बहुत परेशानी, दिन में तो काम भी नहीं हो सक रहा है, और आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। अवाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के दावों पर अमल करना चाहिए, ताकि शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ पानी की किल्लत से भी निजात मिल सके। शहरियों को बिजली के साथ साथ पानी के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके मसाइल को फौरी हल किया जाए और इनको ज़हनी अजियत से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग का ताहाल सिलसिला जारी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोबाइल कंपनीज की तरह बिजली पैदा करने वाले मुख्तलिफ इदारों को लाइसेंस फराहम किया जाए। मजीद जानेंगे शहजादा मोइन की इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक ने कराची की आवाम का जीना दोबर कर दिया। अब भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोबाइल कंपनियों की तरह बिजली पैदा करने वाले मुख्तलिफ कंपनियों को भी लाइसेंस दिया जाए। एक KEC है, के इलेक्ट्रिक है, उसके अलावा कोई और तो कंपनी है नहीं है। अगर इसका कंपटीशन होता, एक दो कंपनियां और होती, तो वो कंपटीशन में जब चलता, जैसे मोबाइल फोन में है, तो वो फिर पैकेज भी देते, आगे से मच बेहतर से बेहतर होता, मगर ये ऐसा नहीं हुआ। क्यों कि वन मैन शो चल रहा है, मोनोपोली है ये, और ये बहुत कराची की आवाम के साथ बहुत ज्यादती है। मैं वफाकी हुकूमत से जो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बयान बाजी से थोड़ा हट के अब जो है ना अमली काम की तरफ आएँ। अगर उन्हें बयान दिया है तो आप उस पर स्टैंड करें और के इलेक्ट्रिक को थोड़ा तंबीह करें इस चीज़ पे कि वो लोड शेडिंग पे काबू पाएँ। गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से सिर्फ यही कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और हमारे हुक्मरानों को भी इस तरह सोचना चाहिए कि लोड शेडिंग हो क्यों रही है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास आइटम बम है और सारी सहूलियात मौजूद है, अगर वहाँ लोड शेडिंग है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों है। बिल्स जो आते हैं कि इलेक्ट्रिक के, वो जितने भी आ जाएं, जो भी लगा के जितने यूनिट्स भी भेज दें वो, और उसके ऊपर कोई भी वो नहीं होता है, यानी कि जस्टिफिकेशन नहीं होती कि आप अगर इनके ऑफिस में जाएं और अगर आप पूछें कि भाई हमने अपने घर में तो AC नहीं लगाया हुआ या कोई मशीनरी नहीं चल रही है हमारे घर पे, तो इतने बिल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो यानी इतने बिल कहाँ से आ गया, तो वो कोई जवाब नहीं देते और बहुत एहसान करते हैं, तो बोलते हैं भाई किसने कर देंगे, इंस्टॉलमेंट कर देंगे। तो अगर ये एलानिया लोड शेडिंग भी कर रहे हैं तो मेरे पास मैसेजेस हैं कि इलेक्ट्रिक के, अगर मैं आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बाकायदा मैसेज आता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपकी लोड शेडिंग होगी।
इंसान अपनी सारी चीज़ें उसी हिसाब से मैनेज करता है कि चलो भाई सुबह उठना है, कपड़े प्रेस करने हैं, पानी का मोटर उसी टाइम पे ऑन करना है। ये एक जनरल बात है जो हर इंसान के दिमाग में होती है, बट उस टाइम से हट के लोड शेडिंग हो रहा है। रात के 11-11 बजे लाइट जा रही है और अगले 2 दिन तक का पता नहीं होता कि लाइट आएगी नहीं आएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इनमें गुलशन इकबाल, मलीर, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोड, सफूरा, गुलशन शमीम, अजीजाबाद, लियाकताबाद, करीमाबाद, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गाजी, बहादुराबाद, कोरंगी के अतराफ में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे कराची के शहरी तंग होते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि असद उमर के बयान के बावजूद के इलेक्ट्रिक अपनी हक धर्मी पे उतरी हुई है और गैर एलानिया लोड शेडिंग अब तक खत्म नहीं कर पाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। मुल्कों की बका का दारोमदार पानी की फरावानी पर है। द्यामर भाषा डैम की तामीर से वतन अजीज एक सुनहरे दौर में दाखिल होगा। इस डैम की तामीर से दरियाए सिंध का 15% पानी जखीरा किया जा सकेगा। पानी अलामत है जिंदगी की, पानी जमानत है मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की, पानी की हर बूंद तवानाई का ज़ख़ीरा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि मुल्कों की बका का दारोमदार पानी की फरावानी पर है। अर्ज़े पाक की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जहाँ कई बड़े अमली इक़दामात किए हैं, वहाँ सबसे अहम और काबिल तारीफ मंसूबा है दयामीर भाषा डैम की तामीर। दयामीर भाषा डैम अर्ज़े पाक के लिए कुदरत का एक अनमोल अतिया है। इसकी तामीर से पाकिस्तान एक सुनहरे दौर में दाखिल होगा। इस वक्त हम गैस और कोयले से तकरीबन 13 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं, मगर इस डैम की तामीर की वजह से बिजली की कीमत 2.5 से 3 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। इस डैम की बदौलत पाकिस्तान दरियाए सिंध का 15% पानी जखीरा कर सकेगा। खेतों में हरियाली होगी, हर तरफ खुशहाली होगी, एक रोशन बाब खुल रहा है। हम सबको पाकिस्तान का ये सुनहरी मुस्तकबिल मुबारक हो। मुल्क इस वक्त पानी के संगीन बहरान का शिकार है। दरिया खुश्क हो रहे हैं, डैम्स की कमी से सैलाब का खतरा है। बहरान का दूसरा सबब आबादी और शहरों की जानिब नकल मकानी में इजाफा है। पाकिस्तान को अपने कयाम से ही पानी की कमी का सामना है। कयाम पाकिस्तान के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जिसके बायस सिंतास का मुआहदा करना पड़ा। आजादी के वक्त पाकिस्तान में एक फर्द को सालाना 5600 क्यूबिक फीट पानी मुयस्सर था, जो आज कम होकर 1017 क्यूबिक फीट सालाना रह गया है। मुल्क में 1.60 करोड़ पाकिस्तानी गैर महफूज पानी पीने पर मजबूर हैं। हम दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल हैं जहां के ज्यादातर लोगों को साफ पानी मुयस्सर ही नहीं है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसको पानी की अशद जरूरत है, मगर यहाँ हर साल दरियाओं का कीमती पानी समंदर की नजर हो जाता है। गुज़श्ता कई अशरों से डैमों की तामीर का शोर तो डाला गया, मगर उन्हें मुतनाज़ा भी बना दिया गया। तरबेला डैम से कबल कालाबाग डैम की मंसूबाबंदी की गई थी, मगर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उसकी तामीर मौखर कर दी गई। उस अरसे में कई नए डैम बन सकते थे, मगर हर हुकूमत ने मईशत के इस अहम पहलू पर नजर रखने के बजाय उस पर तवज्जो भी न दी। भाषा डैम, दासू डैम जो अपने वक्त पर तामीर हो गए होते तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। IMF, UNDP और दीगर इदारों की इसी साल आने वाली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान में पानी का बहरान तेजी से बढ़ता जा रहा है और 2040 तक पाकिस्तान खित्ते का सबसे कम पानी वाला मुल्क बन सकता है। मुल्क में 15 मीटर से ज्यादा बुलंद डैमों की तादाद 150 है, जिसमें तरबेला और मंगला सबसे पुराने हैं, जो कि बिलतरतीब 1974 और 1967 में मुकम्मल हुए थे। पानी के ज़खायर न होने की वजह से पाकिस्तान में हर साल 21 अरब रुपए मालियत का पानी जाया हो जाता है और जितना पानी समंदर में जाता है उसे बचाने के लिए मंगला डैम के हजम जितने 3 और डैम्स बनाने की जरूरत है। द्यामर भाषा डैम की तामीर मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। डैम की तामीर का तखमीना 1400 अरब 50 करोड़ रुपए है। इसकी तामीर के लिए फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और चीन के हुकूमती कंपनी पावर चाइना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डैम पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके भाषा में तामीर किया जा रहा है।
पहली मरतबा इस मंसूबे की तजवीज़ 1980 की दहाई के आगाज में ज़ेर गौर आई थी। डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई थी, जबकि सन 2005 से 2008 के अरसा में दोबारा इसकी फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम हुआ था। 2008 में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल, जिसमें चारों सूबों और वफाक के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, ने डैम की तामीर की बाकायदा इजाजत दे दी थी। इसको ऐसा मंसूबा करार दिया गया जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। 894.257 अरब रुपए मालियती दियामर भाषा डैम मंसूबे के PC1 की एक्निक ने 2009 में मंजूरी दी थी। ये डैम दरिया सिंध पर तामीर किया जाएगा। ये तामीर तरबेला डैम से 315 किलोमीटर की बुलंदी पर, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत गिलगित से 180 किलोमीटर और चलास से 40 किलोमीटर दूर दरिया सिंध की निचली तरफ होगी। इसका कुछ हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में, जबकि कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में आता है। इसी वजह से इसे दियामिर भाषा डैम का नाम दिया गया है। डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी। इसके 14 स्पिलवे गेट तामीर किए जाएंगे। इसमें मजमूई तौर पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन एकड़ फीट होगी, जबकि इसमें हमा वक्त 6.40 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद रहेगा। इस डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर टरबाइन से मुतवक्किल तौर पर 375 मेगावाट बिजली, जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। डैम से सालाना 18,100 गीगावाट आवर बिजली हासिल होगी। डैम दरिया सिंध के पानी का कुदरती बहाव इस्तेमाल करते हुए इस पानी का 15% इस्तेमाल करेगा, जबकि इस मकाम पर दरिया सिंध का सालाना अखराज 5 करोड़ एकड़ फीट है। डैम मजमूई तौर पर 110 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला होगा, जबकि 100 किलोमीटर मजीद रकबे पर डैम की इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होगी। मुल्क में कोरोना वायरस कैसे फैला, इससे कैसे निपटा जा सकता है, रिपोर्ट करेंगे कराची से अता हुसैन। चीन में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में अपनी गिरफ्त को किस तरह मजबूत किया, आइए जानते हैं। चीन में जन्म लेने वाले कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में इकदामात किए गए, जिससे बेशतर ममालिक को इस वबा से छुटकारा मिल गया। लेकिन पाकिस्तान में इस वायरस ने अब भी अवाम के जहनों पर खौफ तारी किया हुआ है। नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में दर्द, ये तमाम निशानियां जिस्म में कोरोना वायरस की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। कोरोना वायरस किसी भी इंसान के जिस्म में 3 दिन से लेकर 12 दिन तक मौजूद रहता है। शुगर, हाइपरटेंशन समेत गुर्दे और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ये वायरस यकीनी तौर पर जानलेवा साबित होता है और इन बीमारियों के हामिल अफराद के जिस्म में ये वायरस 12 दिन तक मौजूद रहता है, क्योंकि इन अफराद की कुव्वत मदाफियत अच्छी नहीं होती। डॉक्टर हसन खुर्शीद कहते हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में सर उठाने के काबिल नहीं था और हुकूमती सतह पर की जाने वाली इब्तदाई एहतियात काफी कारआमद साबित हो रही थी, लेकिन हमारी आवाम और ताजिर बिरादरी ने इस वायरस को इतना मजबूत कर दिया कि आज पाकिस्तान में कोरोना मर्ज ने 5000 से ज्यादा अफराद का शिकार कर लिया है। ये ऐसा वायरस, इतना कमज़ोर वायरस, इसको ताकतवर आवाम ने बनाया। इतना कमज़ोर वायरस जो साबुन धोने से, हाथ धोने से जो मर जाए, मास्क पहनने से वो आदमी को हिट नहीं कर पाता है। और वो उस वायरस को जो हम हाथ धो के, सफाई निस्फ ईमान हमारे यहाँ अकीदे में है और हम खुद सफाई नहीं कर पाते, अगर हम अपना हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के रहें, एक फासले पर रहें, तो ये वायरस फैल ही नहीं सकता। हमारे इस माशरे में कोरोना के मर्ज में मुब्तला अफराद के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो कोई अछूत हो, और ये तमाम चीजें कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने वाले शख्स को मजीद बीमार करती हैं। हमें कोरोना के मरीजों के साथ फासला लाजमी रखना चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन इनके हौसला अफजाई वक्त की अहम जरूरत है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको लॉकडाउन कर दें, उसको एयर या एटमॉस्फेयर दिया जाए, उसके पंखे चलते रहें, उसकी खिड़कियां खुली रहें, उसको धूप मिलती रहे। ठीक है कि उसका 2 मीटर का डिस्टेंस लोगों से रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही लॉक कर दो। नहीं, अगर हमने लॉक कर दिया तो उसको तो विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी, उसको जो दीगर
कुदरती अवामिल जो उसके लिए हेल्पफुल हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो मुतासिर हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए अस्पतालों में बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि गर्मी की इस शिद्दत में कोरोना वायरस सर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी पूरी कुव्वत के साथ असरअंदाज नहीं हो रहा, मगर सर्दियों में ये वायरस ज्यादा शिद्दत से फैल सकता है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ इस वक्त थोड़ा सा खुशनसीब इसलिए है शायद कि यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो शायद इसको इतना इसकी वायरस की लाइफ को इतना रहने नहीं दे रहा है। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये वायरस जो है वो सिर्फ बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वाइव करेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे वायरस की एडेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो कुव्वत मदाफियत को बढ़ाए। डॉक्टर ज़हूर हादी का कहना है कि हमारी जमीन में जिंक की कमी होने के बिना पर सब्जी और फल जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जिंक कम होता है, जिसके बायस लोगों की कुव्वत मदाफियत कम होती जा रही है। चंद दहाइयों में जब से ये हमारे कीमियावी खादों का इस्तेमाल बढ़ा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से जो हमारी ज़री ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर सॉइल्स, उसमें बहुत से ज़रूरी अनासिर की कमी वाक़ई हो गई है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कायम किए जाने वाले कोरोना वार्ड्स कैद खाने का मंजर पेश करते हैं, जिसमें मरीज को न दिन का पता चलता है और न रात का। ये तमाम चीजें कोरोना के मरीजों पर नफसियाती असरात मुरतब कर रही हैं, जिसकी वजह से मरीज बाज़ औक़ात ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह से हटा देता है और वार्ड से भागने की कोशिश करता है। ये अमल मरीज के फेफड़े कमजोर कर देता है और मरीज को मजबूरन वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज कुछ ही दिनों बाद जान की बाजी हार जाता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किए गए थे और इस वबा से छुटकारा भी मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इस मर्ज को मामूली समझा, जिसकी वजह से ये वायरस इंसानी जिंदगियों को शिकस्त देने लगा। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेशावर में ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर शहरियों को जुर्माना करना शुरू कर दिया। मजीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर एक्शन में आ गई है। जो हजरात हेलमेट नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो ब्लैक शीशे की गाड़ी हैं, उनको प्रॉपर चालान किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के हशनगरी बाजार में, जहाँ पर ट्रैफिक एहलकार जो है वो यहाँ पर उन्होंने नाका लगाया गया है। अगर मेरा कैमरामैन बताता चले तो ये वो जगह है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक नाका सा लगाया गया है। नाके में जो है बगैर हेलमेट के लोगों को रोका जा रहा है। जिन मोटर बाइक की जो नंबर प्लेट आर्टिफिशियल लगाई गई है उनको प्रॉपर चेक करके उनको रोका जा रहा है। उसके बाद जो है उनको चालान किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ज़्यादातर पेशावर में जो कम उम्र बच्चे हैं वो बाइक पर सवार होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हादसात का शिकार होते हैं। ट्रैफिक की जानिब से मुहिम चलाई गई थी कि बगैर हेलमेट के अफराद जो हैं घरों से ना निकले, चूँकि कोरोना वायरस की वबा की वजह से काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। लेकिन जो शहरी हैं, शहरी जो है इस बात को मानने से इनकारी हैं। ट्रैफिक की जानिब से बार बार अहकामात भी जारी किए गए थे कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, मुहिम चलाई गई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ही कहा गया कि हेलमेट का इस्तेमाल किया करे। लेकिन शहरी जो है इस अहकामात को मानने से इनकारी हैं, जिससे आए रोज हादसा का शिकार। शहजाद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना से जल्द जान छूटती दिखाई नहीं दे रही, आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। खदशा है कि कोरोना बहरान बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। WHO के सरबराह का कहना है कि कई ममालिक गलत सिमत में जा रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो कोरोना से पाक माहौल जल्द मुयस्सर नहीं आ सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कोरोना के बाइस दुनिया भर में भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में हर 9 में से 1 फर्द भूख का शिकार है। कोरोना से जल्द जान छूटती दिखाई नहीं दे रही, आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। खदशा है कि कोरोना बहरान बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का कहना है कि कई ममालिक गलत समत में जा रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो कोरोना से पाक माहौल जल्द मुयस्सर नहीं आ सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि कोरोना के बायस दुनिया भर में भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में हर 9 में से 1 फर्द भूख का शिकार है।
आइकन टावर रेफरेंस में मलिक रियाज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। मलिक रियाज को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत मिल गई। आइकॉन टावर रेफरेंस में मलिक रियाज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। मलिक रियाज को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत मिल गई। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आइकॉन टावर रेफरेंस जो है उसकी समाअत हुई है और उसकी समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की है। मलिक रियाज जो कि आइकॉन टावर के मालिक हैं वो आज एहतसाब अदालत में पेश हुए, तहम वो हाजिरी लगाकर वापस चले गए हैं। मलिक रियाज ने हाजिरी से जो मुस्तकिल इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त है उनके वकला ने आज एहतसाब अदालत में जो है दायर कर दी है और जिसके बाद नैब को अदालत ने जो नोटिस जारी कर दी और अदालत ने नैब से 27 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया असलम खोखर आपका। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़रा वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इकदामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा होगा। काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के डीजी की तकर्री की मंजूरी देगी। काबीना पाकिस्तान नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल के डीजी की तकर्री की मंजूरी भी देगी। इस्लामाबाद में महंगाई के वार जारी हैं। फल तो गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर थे ही, अब सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सहरिश खान। शहरी इक्तिदार में महंगाई का राज बरकरार, महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सब्जियां फल सभी महंगाई की जद में। टमाटर 120 रुपए फी किलो, प्याज 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। खाने पीने की जरूरी अशिया है वो काफी महंगे हो गए, इसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि कोई नोटिस ले इसका और महंगाई में कोई रिलीफ दे आवाम को। 2 साल में किसी चीज में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला है। गरीब आदमी को रोज बरोज उसकी जिंदगी तंग होती जा रही है। कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही है, मनमानी हर कोई कर रहा है। महंगाई के सताए अवाम कहते हैं कि महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में जारी इजाफा तशवीशनाक है। अवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोल की कीमत जो है वो वर्ल्ड मार्केट में तो गिर रही है, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रही है, जिसका बहुत हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सब्जियों पर, फलों पर, हर चीज़ें, ये चीज़ें सब्जियां और फलें जो है वो भी हमारे मतलब आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं। खरीदार कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। शहरी कहते हैं हुकूमती दावों के बरअक्स महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत अपने वादे पूरे करे और महंगाई को फौरी कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। महंगाई ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। हर शय की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। हुकूमत, इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम दिखाई दे रही हैं, जबकि गिरा फरोश, जखीरा अंदोज बिला खौफ आवाम को लूटने में मसरूफ हैं। महंगाई ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया है। हर शय की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। हुकूमत, इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। गिरा फरोश और जखीरा अंदोज बिला खौफ आवाम को लूटने में मसरूफ हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में डेयरी मालिकान की मनमानियां जारी हैं। दूध की फी लीटर कीमत 15 रुपए इजाफे के साथ 112 रुपए हो गई है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में दूध फरोश डेयरी मालकान की मनमानियां उरूज पर जा पहुंची हैं। सरकारी मुकर्ररा फी लीटर 97 रुपए से इजाफी कीमत 15 रुपए बढ़ाकर 112 रुपए फी लीटर दूध की फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में सब्जी, दाल व चीनी, आटा समेत अब दूध भी महंगा कर दिया है। आवाम जाए तो जाए कहाँ। तो 12 रुपए किलो कर दिया दूध, 100 रुपए से 12 रुपए बढ़ा दिया। कोई पूछने, कोई कहने वाला नहीं है, कोई ना सुनने वाला ना कोई पूछने वाला। दूध 112 रुपए किलो हो गया। अब कहाँ से दूध बच्चों को चाय पिलाएं या नहीं पिलाएं? अब गरीब आदमी कैसे लेगा 112 रुपए किलो दूध? इमरान खान की हुकूमत है तो ये गरीबों पे बोझ डाले जा रही है। शहरियों ने मजीद कहा कि दूध फरोश डेयरी मालकान की जानिब से 15 रुपए फी लीटर पर बढ़ाना समझ से बाहर है। गरीब आदमी दूध से भी महरूम हो गया है, जबकि दूध फरोश डेयरी मालकान का कहना था कि बाड़ा मालकान की जानिब से भी दूध हमें महंगा मिल रहा है, इसलिए कीमत बढ़ानी पड़ रही है।
اب हमारे पास जो दूध आ रहा है वो 12 रुपए बढ़ के आ रहा है, यानी 107 रुपए और 50 पैसे का वो जो दूध आ रहा है, जिसमें से 105 रुपए 50 पैसे बाड़े वाले हम दे रहे हैं पेकार को, और पेकार 2 रुपए रख के वो हमें दे रहा है। इस वजह से ये दूध 112 रुपए किलो हुआ है। शहरियों ने जिला हुकूमत हैदराबाद से मुतालबा किया है कि दूध फरोश, डेयरी मालकान और 12 मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन लेकर दूध सरकारी मुकर्रर करदा कीमत 97 रुपए फी लीटर ही मुकर्रर की जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। ईद कुर्बान नजदीक आते ही सनावा में सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे हैं। हुकूमत की तरफ से प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सिनामा में भी ईद कुर्बान नजदीक आते ही रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सब्जियों के रेट आसमान से बातें करने लगे। कुछ दिन पहले 40 से 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए और 120 रुपए किलो बिकने लगा। 60 रुपए से 70 रुपए किलो बिकने वाला आलू 100 रुपए किलो बिकने लगा। 200 से 250 रुपए बिकने वाली अदरक 450 रुपए किलो और 100 रुपए बिकने वाला लहसुन 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ईद कुर्बान के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, सब्जियों के रेट इतने आसमान पे चढ़ते जा रहे हैं कि गरीब आदमी महंगाई में पिस रहा है और गवर्नमेंट की कोई लाहे अमल नहीं है। इसमें गवर्नमेंट किसी किस्म का लाहे अमल नहीं इख्तियार कर रही, ना ही प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस मामले में काम कर रही हैं। रेट आसमान न लग गए, आलू, अरबी, भिंडी, तूरी, बसल, प्याज, सब चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा है, इन पे कोई पूछने वाला कहानी है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि मंडी से सब्जियां महंगी मिलती हैं, इसलिए महंगी बेचनी पड़ती हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल किया जाए ताकि खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जा सके। यही कहना है कि ईद कुर्बान आते ही सब्जियों के रेट आसमानों को छूने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को बहाल किया जाए ताकि इनकी कीमतों पर कमी आए और आवाम तक ये इनकी रसाई हो सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। सच न्यूज की जानिब से रमजान से शुरू होने वाली नेकी की टोकरी का सिलसिला आज भी जारी है, जहां लोग नेकी के लिए रोटी टोकरी में रख देते हैं और जरूरतमंद लोग आकर रोटी मुफ्त में ले जाते हैं। मजीद जानेंगे असलम खोखर से, जो इस वक्त एक तंदूर पर मौजूद हैं। जी असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में सच टीवी की जानिब से नेकी की टोकरी का जो सिलसिला शुरू किया गया था वो ताहाल जारी है। मुख्तलिफ जो तंदूर हैं उन पर नेकी की टोकरी की रखी जाती है, जहाँ पे जो लोग रोटी लेने के लिए आते हैं तो वो एक्स्ट्रा जो 1 या 2 रोटी या जितनी भी उनकी इस्तात होती है वो वहाँ पे रख देते हैं। तो फिर जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, तो वो बावकार तरीके से उस तंदूर वाले से जो रोटी लेकर जाते हैं। हम इस वक्त एक तंदूर पर मौजूद हैं जहाँ पर नेकी की टोकरी का सिलसिला जो है जारी है। हमारे साथ वो साहब भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो नेकी की टोकरी का सिलसिला है कैसा चल रहा है? ये माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। ये जो बेरोजगार लोग होते हैं उन लोगों को भी रोटी खाने को मिल जाती है, और वैसे भी हम मुसलमान लोग हैं, हम लोगों का हक बनता है कि दूसरे मुसलमान भाई का उसके खाने पीने का, जिसके पास नहीं इतनी अशिया होती उन लोगों को, हम लोगों का हक बनता है कि उन लोगों को इतनी सहूलत देना। तो ये तो सबसे अच्छा काम है कि गरीब टाइम पे रोटी अगर मिल जाती है तो ये तो सबसे बड़ा सवाब का काम है। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि मजदूर लोग, वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते तो वो बाज़ तरीके से यहाँ पे आते हैं, रोटी लेके जाते हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप इस आइडिया को कैसे देखते हैं? आप लोग भी रोटियाँ खरीदते हैं, आपके भी साथ ऐसे लोग रहते होंगे जो गरीब होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जी, हम खुद गरीब हैं, जो साथ में रहते हैं वो भी गरीब हैं, लेकिन हम खुद गरीब हैं। लेकिन हमें कहीं से रोटी ना मिले तो इस तंदूर से रोटी हमें मिल जाती है, तो फ्री में भी मिल जाती है। फ्री में भी लेकर जाते हैं, भाई फिर पैसे दे देना, कभी दे देते हैं, कभी फिर कहते हैं भाई आप रहने दो। अगर लेके भी आता हूँ तो फिर भी कहते हैं रहने दो भाई, बस ले गए आप रोटी खा लिया, क्या है रोटी है ना। तो ये बहुत अच्छा काम है आपका, जो आपने ये नेकी की टोकरी रखी है, ये बहुत अच्छा काम है जी। इनका कहना है कि ये जो सिलसिला है नेकी की टोकरी का, ये बहुत अच्छा है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, अब यहाँ पे आगाही देने की ज़रूरत है, और मुख्तलिफ जो तंदूर हैं अगर उन पे ये सिलसिले को बढ़ा दिया जाए तो जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सित तबके से जो नहीं खरीद सकते, सफ़ेद पोश है, तो वो आराम से आके यहाँ से रोटी लेके जा सकते हैं और अपना जो गुजर बसर काट सकते हैं। खोकर आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में मवेशी मंडियां भी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। नमाज ईद के हवाले से ईद उल फितर के प्लान को फॉलो करने का भी फैसला किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی لاہور میں بڑی بیٹھک ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں پہلی بار وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، صوبائی وزراء راجہ بشارت، یاسمین راشد سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ مویشی منڈیوں کا SOPs کے تحت اہتمام بہت ضروری ہے، تاہم اجلاس میں مقامی انتظامیوں کو عید قربان کے حوالے سے ٹاسک سونپ دیے گئے۔ مویشی منڈیاں شہر سے باہر لگائی جائیں گی۔ مویشی منڈی کے اوقات کار صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ خریداروں کے حجم کو کم رکھنے کے لیے منڈیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا، جبکہ عید کی نمازوں کے حوالے سے بھی عید الفطر کا پلان کو فالو کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملک بھر میں جاری اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کہ ملک بھر میں اس وقت 321 مقامات اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل ہیں۔ 30 ایسے شہروں کی نشاندہی کی گئی جہاں کرونا وائرس تیزی سے پھیلا۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ لوور دیر میں عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈی سج گئی۔ مویشی منڈیوں میں جانوروں کے کیا ریٹ ہیں، یہ بتا رہے ہیں رحمت اللہ سواتی اپنے اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ قریب آتی ہی ملک بھر کے طرح ضلع لوور دیر میں بھی مویشی منڈیاں سج گئی ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر تمرگرہ بشمول خزانہ بائی پاس، ترئی، تالاش، چکدرہ، منڈا، ربات اور دیگر علاقوں میں سنت ابراہیم کے لیے مال مویشی منڈی لگ گئی ہے۔ جانور بہت مہنگا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو سستا نرخ پر ملے۔ مویشی منڈی آنے والے افرادوں کا کہنا ہے کہ اس سال قربانی کے جانوروں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور قربانی جانوروں کی خرید ان کی حد سے باہر ہے۔ میں خاص سے آیا ہوں ربات منڈی میں، لیکن اس سال یہ جانور بہت مہنگا ہے۔ مال مویشی منڈیوں کے بیفاروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی حالیہ لہر سے ان کی قربانی کے جانوروں مہنگا دام مل رہی ہے، اس لیے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لوور دیر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیاں تو سج گئی ہے، مگر جانوروں کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے شہروں گھروں کو خالی حال جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، ربات، لوور دیر۔ گرمیوں کے پھلوں میں لیچی کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ لیچی دل اور دماغ کو تازگی بخشنے کے علاوہ کھانے میں بھی لذیذ ہوتی ہے۔ اسے پر رپورٹ کریں گے میاں مہران اعجاز۔ پنجاب کا شہر شرک پور شریف لیچی کی پیداوار میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پر لیچی کے کئی فارم ہیں جہاں گرمی کے موسم میں بڑی مقدار میں لیچی پیدا ہوتی ہے۔ شرک پور شریف میں تقریباً 10 مربع ایکڑ پر لیچی کے درخت لگائے گئے ہیں۔ 8 سال میں اس کا درخت تیار ہوتا ہے اور اس پر 2 اقسام کی لیچی پیدا ہوتی ہے، جن میں ایک اقسام گولا اور دوسری اقسام سوراخی کہلاتی ہے۔ شرک پور شریف میں پیدا ہونے والی لیچی ملک بھر کی فروٹ منڈیوں میں لے جا کر فروخت کی جاتی ہے۔ 8 سال بعد اس کا شروع کرتا ہے۔ 2 قسم کی یہ ہوتی ہے، ایک گولا ہوتا ہے، ایک سورائی ہوتی ہے، اور یہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتی ہے۔ ایک بڑی محنت کے نال ایڈی شدید گرمی کے نال توڑ کے منڈیاں چلے جانے ہیں، سانوں دا پورا معاوضہ نہیں ملتا، مطلب مزدوری بھی دے دی ہے، ہر خرچہ بڑے خرچے رہے ہیں۔ اگر سارے حکومت کو تعاون کرے مزید اسی اینو اور مطلب ودا سکنے ہیں۔ لیچی تمام عمر کے افراد کے لیے فائدہ مند پھل ہے۔ لیچی کا استعمال وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ لیچی جسم کو تازہ رکھنے کے ساتھ طاقت بھی مہیا کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لیچی کی برآمد کو مزید بہتر بنایا جائے۔ اس سے نہ صرف ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے بلکہ مقامی افراد کو بھی بہتر روزگار میسر ہوگا۔ کیمرہ مین میاں محمد عاصم کے ہمراہ بیورو چیف میاں مہران اعجاز، سچ نیوز، شیخوپورہ۔ صادق آباد کے باہمت نوجوان نے 5 ایکڑ رقبے پر ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے انگور کا باغ لگا کر سب کو حیران کر دیا۔ کاشتکاری کا یہ نیا طریقہ ہے کیا، جانتے ہیں آصف آوان کی اس رپورٹ میں۔ نہ پانی کی کمی کا ڈر، نہ بجلی کے بل کی جھنجھٹ، سولر سسٹم سے حاصل کردہ بجلی پیدا کی اور پانی حاصل کر کے باغبان نے کاشتکاری کا نیا طریقہ ڈرپ ایریگیشن اپنا لیا اور 5 ایکڑ رقبے پر انگور کا باغ لگا کر سب کو حیران کر دیا۔ ہم نے 5 ایکڑ پر انگوروں کا باغ لگایا ہوا ہے جس میں پانی کا بالکل کم خرچہ ہے۔ گورنمنٹ اگر تعاون کرے زمینداروں کے ساتھ تو جو غیر آباد زمین پڑی ہے اس میں پانی کا بالکل کم خرچہ ہے۔ گورنمنٹ تعاون کرے، سبسڈی دے تو ہر کسان خوشحال ہو سکتا ہے۔ ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے 1 ایکڑ کا پانی 5 ایکڑ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے پودے کی نشو و نما بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھل بھی زیادہ دیتا ہے۔ ڈرپ ایریگیشن لگانے سے 1 ایکڑ میں 4 سے 5 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ ایک کا نوجوان ہے جس نے 5 ایکڑ رقبے پر ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے اور سولر سسٹم سے یہ سارا باغ لگایا ہے۔ اس انگور کا پھل جو ہے وہ لذت اور ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے۔ ہم فیملیز کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت باغ ہے
हुकूमत अगर सरपरस्ती करे तो इस तरह गैर आबाद ज़मीनों को आबाद किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए सबसे पहले एक तालाब में पानी स्टोर किया जाता है और फिर इस तालाब से पानी पाइपों के जरिए अंगूरों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। बागबान के मुताबिक अंगूरों का ये बाग इसलिए ज्यादा मुनाफा का बाइस है और दीगर किसानों को भी चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन के तरीके को अपनाया जाए और खूब मुनाफा कमाया जाए। हुकूमत अगर किसानों की सरपरस्ती करे तो गैर आबाद जमीनों को आबाद किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए कम पानी से ज्यादा रकबा काश्त किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर दलाइल जारी हैं। फारूक एच नाइक कहते हैं कानून के मुताबिक कर्ज की लेन देन से मुतालिक नैब अस खुद रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से रेफरेंस दायर होना होता है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी, आज एहतसाब अदालत में पाक लेन रेफरेंस की समाअत है वो जज आजम खान कर रहे हैं कि समाअत का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और इसे रेफरेंस में जो शरीक मुल्ज़मान है उनकी हाजिरियां लगाई गई। आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके वकील फरूक एच नाइक अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से जो दलाइल है वो दिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अदालत को समझाना होगा कि क्या नैब कानून के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नैब के दस्तावेजात के मुताबिक जो मामला है वो दो कंपनियों का है जिसमें पार्थन और पार्क लेन है। कर्ज केवल पार्क लेन की प्रॉपर्टी जो मोर्गेज के तौर पर की गई और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी पर किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके का जो इल्जाम नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका जिक्र भी नैब ने जो केस दायर किया है उसमें भी शामिल है। ताहम इस वक्त फरूक एच नाइक की जो दलाइल है वो जारी है। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोखर आपका। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम ने अपना 14 रोजा करंतना मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद टीम डर्बीशायर पहुंच गई है। कौमी क्रिकेटर्स आज से अपने तरबियती सेशन का आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स ने अपने 14 रोजा करंतना के दौरान 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और जम के प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। टीम मैनेजमेंट ने कौमी खिलाड़ियों को कोरोना के दौरान खेले जाने वाले मैचेस में नए SOPs के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसका अमली मुजाहरा दोनों मैचेस में देखने को मिला। कौमी क्रिकेटर्स ने प्रैक्टिस डेज के दौरान 2-2 सेशंस में तरबियती प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया। क्रिकेटर्स के हमरा दोनों सेशंस के दौरान कोचेस और डॉक्टर्स भी हमरा रहे। कौमी क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और खास तौर पर फील्डिंग के हवाले से कोचेस से प्रैक्टिस ली। बॉलिंग कोच वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद ने खिलाड़ियों को बताया कि थूक से गेंद को चमकाने का अमल अब ममनू है, इसलिए गेंद को इस तरह से इस्तेमाल करना होगा ताकि रिवर्स स्विंग समेत दीगर डिलीवरी का हौसूल मुमकिन बनाया जा सके। वेस्ट इंडीज का दौरा इंग्लैंड कामयाबी से जारी है। दूसरा टेस्ट मैच जुमेरात से शुरू होगा। वेस्ट इंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ 1-0 से बढ़तरी हासिल है। Swings it away and swings it away well. One bounce 4. Is there a tickle down the leg side? There is. अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।